दोस्तों नमस्कार। युद्ध का सबसे ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इकोनॉमी पर पड़ता है। और ध्यान दीजिए, 28 फरवरी के बाद दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तक कहने लग गए विश्वव्यापी मंदी की दिशा में पूरी दुनिया बढ़ रही है। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने भी चेतावनी जारी की, अगर यही परिस्थिति रही और एनर्जी का संकट ऐसा ही रहा तो फिर मुश्किल हालात पूरी दुनिया के सामने होंगे। लेकिन उसके बाद तो समझौता हो गया। लेकिन अब समझौता टूट चुका है और पहली बार एक नया संकट पूरी दुनिया के सामने कहीं ज्यादा खतरनाक तौर पर इसलिए उभर रहा है क्योंकि इस युद्ध की वजह से इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इकोनॉमी पर असर पड़े इसीलिए यह युद्ध शुरू हो चुका है। 310 से ज्यादा हमले अमेरिका ने किए और इन सब के बीच 100 के करीब हमले ईरान ने उस मिडिल ईस्ट देशों पर किए जहां पर अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं। लेकिन ना तो अमेरिकी हमलों का असर सीधे सीधे ईरान के सैनिक अड्डों पर हुआ और ना ही ईरान के हमलों का असर अमेरिकी सैनिक अड्डों पर उस तरीके से हुआ जिस तरीके से इससे पहले हो रहा था। दरअसल यह लड़ाई इकोनॉमी को खत्म करने की है। अमेरिका चाहता है ईरान पूरे तरीके से गरीब हो जाए, उसके पास कुछ भी नहीं बचे। और ईरान जानता है अगर मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका में इन्वेस्ट करना बंद कर दें और अमेरिका जो इन्वेस्टमेंट हथियार या सामरिक परिस्थितियों के जरिए मिडिल ईस्ट के देशों पर करता है, अगर वो बंद हो गया तो एक झटके में अमेरिका पर $4 ट्रिलियन का असर एक बरस के भीतर पड़ जाएगा। यानी इतनी बड़ी तादाद में वह देश जो अभी तक अमेरिका से सुरक्षा ले रहे थे, लेकिन पहली बार के युद्ध में वो सब कुछ ईरान ने छिन्न-भिन्न कर दिया। और दूसरी बार अमेरिका ने जो हमले शुरू किए हैं वो सिर्फ सैनिक अड्डों पर सीमित नहीं है जो ईरान के हैं, वो मिसाइल प्रोग्राम पर अटैक नहीं है, वो परमाणु संयंत्र जहां जहां है वहां अटैक नहीं है, वह उसकी इकोनॉमी पर हमला है। जो बंदरगाह है, जो पोर्ट्स है, जहां से तेल की आवाजाही होती है पूरी दुनिया के भीतर में, जहां से इकोनॉमी सही मायने में ईरान की चलती है, हमले वहां पर हैं। और ईरान भी कमोवेश इसी परिस्थिति में खाड़ी देशों को लाकर खड़ा कर रहा है। यानी युद्ध का असर इकोनॉमी पर नहीं, इकोनॉमी पर असर डालने के लिए ही युद्ध। यह बिल्कुल एक नई परिस्थिति है जिसकी कल्पना अमेरिका ने की नहीं थी। लेकिन इसके आगे की परिस्थिति यह भी है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका को मिडिल ईस्ट से नुकसान होता है तो फिर वो क्या करेगा। और जिस दिशा में वो जा चुका है उसमें अमेरिका के भीतर की इकोनॉमी और आने वाले वक्त के चुनाव, रिपब्लिकन्स पार्टी के भीतर उठते हुए सवाल, पेंटागन की पूरी रिपोर्ट और इन सब के बीच सेंटम का यह कहना कि जिस तरीके से हमले ईरान कर रहा है आप उसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप हमले कर सकते हैं। इन दोनों बातों का मतलब बहुत साफ है। अमेरिका ईरान पर हमले कर सकता है, लेकिन ईरान के हमलों को जो वो खाड़ी देशों पर कर रहे हैं उसे रोक नहीं सकता है। और यही वो स्थिति है जो वाशिंगटन या कहें व्हाइट हाउस के भीतर हर किसी की धड़कन को बढ़ा रही है कि अगर खाड़ी देशों का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में बंद हो गया, मसलन सऊदी अरब, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, अगर एक पूरी स्थिति को देखें जो 6-7 देशों में जहां पर अमेरिकी अड्डे हैं, बीते 24 घंटों में ईरान ने वहीं पर हमले किए हैं। और पहली बार वो देश कहने से चूक नहीं रहे हैं, ये नागरिक ठिकानों पर हमले हैं, सही मायने में वह उस इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए हमले हैं जिस इकोनॉमी को दोबारा से नई पाइपलाइन के जरिए खाड़ी देश अमेरिका के साथ समझौता कर रहे हैं या अमेरिका आश्वासन दे रहा है। क्योंकि पूरे खाड़ी देशों की इकोनॉमी का जो लगभग अलग अलग देशों में 40% से लेकर 80% तक
उस होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है जिस पर कब्जे की लड़ाई है और बीते 24 घंटों में ईरान ने उसे बंद कर दिया है। और ना सिर्फ बंद कर दिया है बल्कि अपने नियंत्रण में लेकर खुला ऐलान कर दिया है कि अब हम तय करेंगे। और ईरान के विदेश मंत्री आगराची उसी समझौते के तहत ओमान पहुंच गए, जहां वो उस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं कि दरअसल आप उन खाड़ी देशों से अलग हो जाइए, हम जो भी वसूली करेंगे ये हमारे नियंत्रण में है। और अमेरिका पर यह दबाव है खाड़ी देशों का, अगर ईरान के नियंत्रण में वो चला गया तो उसके बाद ना वो इजराइल के साथ खड़े हो पाएंगे, ना अमेरिकी सुरक्षा उन्हें चाहिए होगी, वह सीधे समझौता ईरान से कर सकते हैं। और इन सब के बीच अमेरिका के पेंटागन की यह रिपोर्ट कहती है कि दरअसल अब ट्रंप को यह लगने लगा है कि अगर नाटो कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज या फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सीधे अगर ईरान से समझौता करने लगेंगे तो वो सबसे पावरफुल खुद को कैसे बताएगा, जो बार बार व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बतला रहे हैं। यानी एक झटके में पूरी लड़ाई उस इकोनॉमी के इर्द गिर्द आकर सिमट चुकी है जिस इकोनॉमी पर नियंत्रण अगर अमेरिका का नहीं है तो फिर वह विश्व शक्ति नहीं है। अगर वहां पर होर्मुज़ रूट पर उसका नियंत्रण नहीं है तो मिडिल ईस्ट के देश उसके साथ कोई डील नहीं करेंगे। अगर होर्मुज़ रूट पर ईरान का पूरा नियंत्रण है और अमेरिका वहां से गायब है तो एक झटके में अगला संकट अस्तित्व की लड़ाई के साथ इजराइल के दायरे में आकर खड़ा हो जाएगा। और इजराइल की रिपोर्ट के बाद ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ी रिपोर्ट जो छापी जिसमें यह कहा गया कि दरअसल ये पूरी लड़ाई ईरान लड़ रहा है बदला लेने को लेकर। और संयोग से इस रिपोर्ट के छपने के चंद घंटों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनई ये कहने से चूके नहीं, बदला लिया जाएगा। और बदले का मतलब, चूंकि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर को और उनके कमांडरों को अमेरिकी हमले में मार दिया गया तो बदला अमेरिका से लिया जाएगा। और यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति निशाने पर ईरान के हैं, इसका जिक्र इजराइल ने किया, क्योंकि 3 सवाल यहां पर तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका अपने देश के भीतर अस्तित्व की लड़ाई पॉलिटिकल तौर पे लड़ रहा है, जहां उसको इकोनॉमी भी सुदृढ़ बनानी है और जो जो रास्ते इससे पहले यानी युद्ध से पहले खुले हुए थे, खास तौर से मिडिल ईस्ट देशों के साथ, वह खुले रखना चाहता है, अन्यथा $4 ट्रिलियन का घाटा। इजराइल के लिए मुश्किल यह है कि अगर इस युद्ध में कोई समझौता बड़ा हो जाता है और उस समझौते के आश्रय इकोनॉमिक डील ही हो जाती है और उसमें अगर ईरान ताकतवर देश के तौर पर उभर कर सामने आता है तो फिर इजराइल के अस्तित्व का संकट है। और ईरान भी इस हकीकत को समझ रहा है कि अब अगर उसने समझौता किया, यानी मैसेज ये दे दिया कि वो समझौता करना चाहता है, तो फिर उसके अपने अस्तित्व का संकट होगा। इसीलिए इस दौर में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हों, पार्लियामेंट्रीज हों, या वो पूरा का पूरा खेमा हो जो मुस्तफा खामनई के इर्द गिर्द इस दौर में मौजूद है, सभी मिलकर तय कर रहे हैं कि अब युद्ध होगा। और इस युद्ध का मतलब यह है उस इकोनॉमी पर अटैक करना जिस इकोनॉमी के आश्रय अमेरिका खड़ा है। ड्रोन का प्रोडक्शन 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। 150 से ज्यादा कंपनियों को कहा गया है आप हथियारों को लेकर प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में काम करें और जो कुछ चाहिए कच्चा माल, वो कच्चा माल आपके पास रूस और चीन से आ जाएगा। यानी एक नई तरीके की परिस्थिति इस दौर में पूरे मिडिल ईस्ट में बन रही है, जिसके केंद्र में ईरान है। अमेरिका चाहता ईरान केंद्र में ना रहे, अन्यथा सभी ईरान से बातचीत करेंगे और वो दरकिनार हो जाएगा। इसीलिए अपनी जान का जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ईरान के कर रहे हैं जहां से उसकी इकोनॉमी डगमगाने लगे। और शायद इसीलिए खुले तौर पर बहुत ज्यादा जिक्र अब मिसाइल प्रोग्राम का नहीं है, बहुत ज्यादा जिक्र अब परमाणु संयंत्रों का नहीं है, और इसका खुला गोल जो जिक्र बार बार हो रहा है, मार्को रूबियो को आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। President Trump has said, and the facts clearly bear out, the United States of America holds all the cards. There is no scenario here in which if they decide to join a ladder of escalation, they wind up getting the last say. But our preference is for these straits to be opened
to the way they're supposed to be open, back to the way it was. Anyone can use it, no mines in the water, nobody paying tolls. That's what we have to get back to, and that's the goal here. मार्को रूबियो इस हकीकत को जानते हैं कि दरअसल जिस गोल का जिक्र वह कर रहे हैं और ट्रंप ने यह कहा है, इस इशारे के साथ कर रहे हैं, तो अमेरिका के भीतर का सवाल सबसे बड़ा यही है कि 2027 यानी अगले बरस, इस बरस के आखिर में होने वाले इलेक्शन के तुरंत बाद अगला राष्ट्रपति कौन होगा और कौन उम्मीदवार होगा, यह रिपब्लिकन पार्टी को तय करना है। और मार्को रूबियो अपने तौर पर खुद को बड़ा उम्मीदवार मानते हैं। दूसरे उम्मीदवार के तौर पर लोग जेडी वेंस को देख रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स का संकट सबसे बड़ा यह है, युद्ध में जीत नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति, बढ़ती हुई कीमतें अमेरिका के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ताकत कमजोर होती हुई सबको दिखाई दे रही है। क्योंकि इससे पहले जो हमले अमेरिका ने किए, उसने भी सोचा नहीं कि इस दौर में लगातार ईरान बहरीन में अमेरिकी सैन्य संचार केंद्र पर निशाना बनाएगा और उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहरीन में अटैक करेगा जो उसकी अपनी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस कंट्रोल सेंटर, MQ-9 जो वहां का ड्रोन हैंगर है, उस पर भी अटैक किया गया। कुवैत में जो आर्मी अड्डा अमेरिका का है, जहां पे अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार साइट है, उस पर भी हमला किया गया। कतर हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, ओमान हो, तमाम जगहों पर जो अटैक हुए हैं वो मैसेज है कि अगर ईरान के होर्मुज़ को आप छुड़ाना चाहते हैं और उसके ट्रेड पर भी कब्जा करना चाहते हैं, तो बाजार पर सीधा असर इस युद्ध का पड़ना चाहिए और इसके लिए ईरान तैयार खड़ा है। अमेरिका की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इस दौर में अब उसके पास एक ही रास्ता है। अब वो सिर्फ स्टिक का जिक्र कर सकता है, कैरट का जिक्र नहीं करेगा, जो वो नहीं कर रहा है। लेकिन ये कब तक खिंचेगा या कब तक खिंच सकता है? तब तक जब तक मिडिल ईस्ट के वो देश जिसमें कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ओमान है, बहरीन है, जॉर्डन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, ये तमाम देश जब तक अमेरिका के साथ इस लिहाज से खड़े हैं कि वह ईरान की इकोनॉमी को ध्वस्त कर देगा, ईरान को इतना कमजोर कर देगा कि वह होर्मुज़ रूट को भी छोड़ दे और उसके बाद जो आवाजाही इकोनॉमी के लिहाज से खाड़ी देशों की होती है वो दोबारा चमकने लगे। अगर एक क्षण के लिए आप देखिए कि 2025 इसलिए क्योंकि युद्ध से पहले की परिस्थिति को समझिए। जो पहला हमला इजराइल ने किया भी था ईरान पर, उसके बाद तो ये दूसरा अमेरिका के साथ मिलकर हमला, उससे ठीक पहले चले जाइए। जरा इकोनॉमी को समझिए। मिडिल ईस्ट के भीतर की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इकोनॉमी अच्छी टर्की की है। $1455 बिलियन टर्की है। टर्की नाटो कंट्री है। वहीं पर पिछले दिनों नाटो के सम्मेलन हुआ जिसमें ट्रंप भी आए और ट्रंप ने टर्की पर लगाए हुए उन प्रतिबंधों को हटा दिया जिन प्रतिबंधों के आश्रय वह कोई हथियार अमेरिका उसे नहीं भेज सकता था और लड़ाकू विमान तो बिल्कुल नहीं। वो प्रतिबंध हटे। गुस्से में कौन आया? इजराइल आया। इजराइल की अपनी इकोनॉमी कितनी मजबूत है या उसकी जीडीपी कितनी मजबूत है, और खास तौर से तब जब वो तरक्की को मानता ही नहीं है कि वह उनके साथ है। वो खुलकर कहता है वो ईरान के साथ खड़ा है। यानी टकराव की इस परिस्थिति के भीतर मिडिल ईस्ट कंट्रियों के अगर हालातों को समझे तो टर्की के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी सऊदी अरब की है, $1136 बिलियन। फिर यूनाइटेड अरब अमीरात की है $568 बिलियन। फिर कतर है $226 बिलियन। कुवैत है $161 बिलियन। अगर इस पूरी इकोनॉमी को देखिए और उसके ठीक समानांतर इन देशों की जीडीपी को भी देखिए तो तुर्की की जीडीपी $764 बिलियन की है, वो भी नंबर 1 पर है। उसके बाद सऊदी अरब है $513 बिलियन। इस लिहाज से अगर देखते चले जाइएगा तो इजराइल, उसकी जीडीपी 218 बिलियन की है, जो ईरान की जीडीपी के लगभग आधा है। ईरान की जीडीपी $402 बिलियन की है और ईरान की अपनी इकोनॉमी जो वहां पर तमाम दुनिया के दूसरे देशों को या कहीं मिडिल ईस्ट के भीतर भी ये संदेश देती है कि हम मजबूत हैं,
यह स्थिति कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एस्पेक्ट में यह लड़ाई शुरू हो गई, यह मैसेज पहली बार सबके सामने अब खुले तौर पर आने लगा है। यानी बार्गेनिंग की स्थिति अब इकोनॉमी को लेकर है, बार्गेनिंग की स्थिति मार्केट को लेकर है, क्रूड ऑयल को लेकर है, उस बिजनेस को लेकर है जिस बिजनेस की आवाजाही होमर्ज रूट से होती है। एक क्षण के लिए इस डाटा को देखिए, तब और साफ आपके सामने होगा। इस इकोनॉमी के भीतर में इजराइल बिना अमेरिका के खड़ा हो नहीं सकता है। ईरान अगर दबाव में ले आता है खाड़ी देशों को, तो खाड़ी देश जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका पर करते हैं वो बंद कर देंगे, और इन सारी परिस्थितियों की ये पूरी लड़ाई उस इकोनॉमिक दायरे में आकर सिमट जाएगी जहां अमेरिका अपने देश के भीतर अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाते हुए जो ग्रेट अगेन का नारा दिया गया था वो कहीं ध्वस्त तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए इस डाटा को देखने की जरूरत है। ये लड़ाई क्यों आर्थिक परिस्थितियों को पूरी दुनिया के सामने एक नाजुक डोर की तरह ले जा चुकी है, और इसका असर एशियाई देशों पर व्यापक पड़ने वाला है। भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के भीतर एलएनजी हो, एलपीजी हो, क्रूड ऑयल हो या फिर गैस हो, ध्यान दीजिए इसी रूट से निकलकर आता है। और पिछले 24 घंटों में जो हमले हुए हैं, उस हमले के दायरे में एक भारत का जहाज भी आया। हालांकि उसमें किसी सैनिक की मौत नहीं हुई, हालांकि उसमें किसी नाविक की मौत नहीं हुई, हालांकि उसको लेकर कोई बहुत हंगामा नहीं मचा, उसमें जो सवार थे उन्हें बचा भी लिया गया। लेकिन फिर जरा समझिए, इस दौर में अमेरिका चाबहार पे अटैक करता है, बंदर अब्बास पोर्ट पर अटैक करता है। इस दौर में रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी बारूदी सुरंग दोबारा से बिछाना शुरू कर देते हैं। जो फास्ट और उनकी स्मॉल बोट्स है, वो पूरी वर्ल्ड एनर्जी के क्राइसिस की दिशा में जिस तरीके से बारूदी सुरंगों को इससे पहले बिछा रही थी, अब उसमें और तेजी आ जाती है। और इन सब के बीच नया सवाल यह होता है कि जितनी बड़ी तादाद में इकोनॉमी प्रभावित होने वाली है, उस इकोनॉमी के दायरे में ज्यादा खर्च हथियारों पर। ईरान ड्रोन का प्रोडक्शन तिगुना कर रहा है। आईआरजीसी सांसदों के साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं 150 से ज्यादा दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, अब वो एडवांस हथियार बनाना शुरू कर दे। इसीलिए यहां पर सवाल अमेरिका के चौंकने का है, क्योंकि अमेरिका के भीतर ट्रंप ने अब इस युद्ध के बीच में खुद को ही केंद्र बनाने की दिशा में लाकर खड़ा किया है। संकट कई है। संकट है, अमेरिका के सामने चुनाव है, यानी ट्रंप के सामने चुनाव है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में चुनाव इजराइल के भीतर भी है, वहां पर बेंजामिन नेतान्याहू के सामने संकट है। तो युद्ध की परिस्थिति में देश एक साथ एकजुट हो जाएगा, दोनों नेता मानकर चल रहे हैं। इकोनॉमिक वार है ये, अब ये दोनों नेता समझ गए हैं। इजराइल की स्ट्रेटजी अमेरिका को अपने साथ और अपनी इकोनॉमी में मदद करने के लिए ट्रंप के साथ खड़े होने की ही है। पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर उसी इकोनॉमी का संकट है, जो इकोनॉमी उनको इस रूप में खड़ा करती है कि पूरी दुनिया में दुबई एक ऐसा सेंटर बन जाता है जहां पर हर कोई उसको वर्ल्ड कैपिटल कहने से चूकता नहीं है। एक झटके में चीजें डगमगाने लगी। मिडिल ईस्ट के बाद जो रशिया और चाइना का नया सवाल था, वो रशिया चाइना अगर खुले तौर पर इस इकोनॉमिक वारफेयर में ईरान के साथ खड़े हो गए तब क्या होगा। अमेरिका की चिंता इस बात को लेकर है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के भीतर भी यह सवाल है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे थे उसमें अब आने वाले वक्त में एससीओ क्या करेगा, ब्रिक्स क्या करेगा, एसियान क्या करेगा, क्वाड क्या करेगा, G7 G20 क्या करेगा। सबके सामने नया प्रपोजल है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ही इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आपको किसी के साथ या तो खड़े होना होगा या किसी को आपको नायक या खलनायक बनाना होगा। ईरान को आप नायक खलनायक नहीं बना सकते हैं जिस तर्ज पर अमेरिकी राष्ट्रपति बनाते हैं। सुन लीजिए एक मिनट उनकी बात भी जरा। Many, many years ago, this is the duty and the burden of a free people
These actions are right and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो यहां तक कह गए कि 1000 मिसाइल तैयार है और उनका निशाना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करने की ईरान की कोई भी सोच है तो उसको उस धमकी को अमल में नहीं लाने दिया जाएगा और जैसे ही लगेगा वो उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं तो हजारों मिसाइलें दाग दी जाएंगी। यानी युद्ध की एक नई परिस्थितियों के बीच ये हालात बड़े हैं और यह भी कहने से नहीं चूके कि अमेरिकी सेना 1 साल तक जरूरत पड़ने पर उससे भी कहीं ज्यादा समय तक ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरह तबाह करने को तैयार है। 1 साल का मतलब है जुलाई 2027 तक, और जुलाई 2027 में आपको बताना पड़ेगा कि आपके कौन से प्रतिनिधि हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार या उम्मीदवार होंगे। और इन सब के बीच अमेरिकी सिचुएशन जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में है, अमेरिका के भीतर का इन्फ्लेशन है, उसके बीच में खुद को लाकर खड़े करना कि हमें आप मारोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब इसका दूसरा हिस्सा और महत्वपूर्ण है। जब मुस्तफा खामनेई खुले तौर पर पिता का बदला लेना चाहिए इसका ऐलान बाकायदा बयान जारी करके जो कहते हैं वो चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ईरान के भीतर एक बड़ा ग्रुप जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हो या एक लिहाज से कहें कि ईरान के गवर्नेंस को चलाने के लिए अब वो ग्रुप अमेरिका से दो दो हाथ करने को हमेशा तैयार है। और इसीलिए उस बयान में लिखा गया कि हम आपके पाक खून और इन दोनों युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला इन अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेने का संकल्प लेते हैं। मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं अपने पिता को, यह बदला हमारे राष्ट्र की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। यानी युद्ध की परिस्थितियों में वो और आगे कदम बढ़ाते हैं कि हमारे पास हथियारों की पूरी सूची दर्ज है। यह वो ना सोचे कि शांति से मरने और अपनी इच्छा को हमारे साथ वो कब्र में ले जाएंगे। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि मुझ पर या दूसरे अधिकारियों पर यह निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इच्छा ऐसी है जो इस राष्ट्र की इच्छा है। यानी टकराव की इस परिस्थिति में 3 बातें खुले तौर पर उभर रही है और इसका असर हर दिशा में पड़ने वाला है। और खास तौर से अगर ये लड़ाई आर्थिक परिस्थितियों को लेकर बड़ी है कि उसी नींव को हिला दो, तो इसके मतलब मायने सिर्फ 3 है। पहला बड़ा हिस्सा बहुत साफ तौर पर कहता है अब और ज्यादा हथियार दुनिया में बनने वाले हैं, उन हथियारों की खपत इस युद्ध में और ज्यादा होने वाली है। यानी डिफेंस का मार्केट, हथियारों का बाजार, उसके जरिए मुनाफा कमाने वाली कंपनियां, 150 कंपनियां ईरान में एडवांस हथियार बनाएगी और दुनिया की बेहतरीन 6 बड़ी कंपनियों को ट्रंप कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए। ये पहली स्थिति इकोनॉमिक मॉडल की है। दूसरी परिस्थिति है कि किसी भी हालत में अमेरिका के भीतर जो खाड़ी देशों का इन्वेस्टमेंट है वो रुकना नहीं चाहिए और जो सुरक्षा अपने हथियारों को बेचकर खाड़ी देशों में उनसे जो सुविधाएं और पैसा लेता है वह भी बेरोक टोक जारी रखना चाहिए। तो यह युद्ध के काउंटर या बीच में आकर खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था, उससे मिलने वाला लाभ अमेरिका को और उसके जरिए होने वाला हमला ईरान पर, यह नई परिस्थिति पहली बार उभर कर सामने आ गई। और तीसरी परिस्थिति है स्ट्रेटजिकली चीन, रशिया, अमेरिका और इजराइल। यह एक ऐसी सर्किल की परिस्थिति है जिसमें पहली बार एशिया यूरोप के साथ कैसे संबंध बनाएगा, यूरोप एशियाई देशों के साथ कैसे संबंध बनाएगा और अमेरिका, वो चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, उनके लिए रास्ता एशिया में कौन खोलेगा, यह बहुत बड़ी बहस का हिस्सा
अमेरिका में बनने लगा है, सिर्फ इजराइल के भरोसे नहीं रह सकते हैं, तो क्या उस लकीर पर अब भारत भी खड़ा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। भारत क्यों खड़ा है? उसकी जरूरतें क्यों इस पूरे युद्ध में फंस चुकी है? कल बात होगी इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।